Hello and good morning viewers. Apni an saise Hornbill TV laga Morning Pulse Bulletin. Ajila khubor inika janai diase. Indian Army Colonel Pushpinder Bhatt kunge tinta Punjab Police SHO spra Delhi de parking mamla ekta opor tai aro dalaga pachake mari dishe. March 13 de itu opor jagli Bhatt laga maiki Jaswinder Gaur Bhatt pra gushe. Itu hadsa hua 90 din hoise. Aro taikin itiabi insaf mangi ase. Tai gushe accused kan sob bulai gina ase aro taikin ge thuru bule na pari gina ase gushe. Jaswinder bra aro ilzam lagai che ki Punjab Police pra accused kan ge lukai gina ase. जी मैं गवर्नर साहब के पास मुद्दा ये लेके आई थी कि अभी तक जो दोषी हैं वो भागे हुए हैं। पंजाब पुलिस के 4 ये अधिकारी और 1 कांस्टेबल जो नॉमिनेट हो रखा है उनको पकड़ना अभी तक पकड़ा गया है, ना उनके अगेंस्ट कोई एक्शन हुआ है। वो जब पंजाब यूटी पुलिस जाती है उनको पकड़ने के लिए वो भाग जाते हैं, पंजाब पुलिस उनको भगा देती है। ना उनका जब डिपार्टमेंट 90 दिन से उनके एक जो कर्मचारी हैं वो ड्यूटी नहीं ज्वाइन करी है, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ। मतलब मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रही कि पंजाब पुलिस कर क्या रही है और ये यूटी पुलिस जाती है वो भगा देते हैं। क्या 70 दिन एक मतलब 4 एसएचओ को पकड़ने में लग गए? पंजाब पुलिस इतनी वो हो गई कि अपने जो 4 एसएचओ जो गुंडा फैला रहे हैं, जिनके एनकाउंटर भी फेक करे हुए हैं, जिसका भी सारा कुछ खुल चुका है, उसके बाद भी पंजाब पुलिस उनको बचाने में लगी हुई है। गवर्नर साहब ने मेरे सामने 3 बार डीजीपी साहब को फोन कर चुके हैं कि आप इनको पकड़ क्यों नहीं रहे हो, और अभी उसके बाद भी गवर्नर साहब के ऑर्डर्स के बाद भी इनको मतलब किसी को कोई मतलब नहीं है। मतलब अभी तक कोई हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा। 90 दिन से हम रास्तों में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पंजाब का इंसाफ है? पंजाब की मान साहब कहते हैं हमारी पंजाब की बेटियों को रुलाएंगे नहीं और उनको हम बढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो ये बढ़ा रहे हैं कि रास्ते में घर की बेटियों को और औरतों को रास्ते में लाके हमें मीडिया में, आज से पहले कभी मीडिया में नहीं आई। पिछले 90 दिन से मुझे मीडिया ही है जिसने मुझे हेल्प किया जब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर मीडिया मेरा साथ नहीं देता तो शायद आज तक जितना मुझे जस्टिस मिला है इतना भी ना मिलता। गवर्नर साहब ने मेरे को वापस बोला है कि हफ्ते बाद का वो मुझसे फिर टाइम देंगे, और उन्होंने बोला है कि मैं पर्सनली इसको मॉनिटर करूंगा कि ये इन्वेस्टिगेशन फास्ट रूप में हो, और मैं इसको डीजी साहब को बोला है और आईजी साहब को कि वो उनको इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। जी एसआईटी करी गई है। एसआईटी का हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि जो मेरे हस्बैंड और उनकी हो गई, अभी हमारी स्टेटमेंट्स भी बाकी हैं क्योंकि हम जो हैं सबसे पहले तो कंप्लेन हमने करी थी, और हमारे साथ जो हुआ है इन्वेस्टिगेशन तो तभी शुरू हो पाएगी जब पता लगेगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। जी कोर्ट ने कहा था 4 महीने के अंदर, मगर कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 4 महीने खत्म होने के बाद, 4 महीने के अंदर इंक्वायरी खत्म करने के लिए बोला है। तो हम चाहते हैं कि ये इंक्वायरी जो है ये दोषी जल्द से जल्द पकड़े जाए और जल्द से जल्द इनके अगेंस्ट कार्रवाई हो। थैंक यू। JNK Deputy Chief Minister Surinder Chaudhary Bra Wednesday din media khange kotha graho mai gushe region de handloom aro handicraft sector do revive korle lage kundu Kashmir la cultural legacy ase Chaudhary Bra review gushe ki Taibra officials kange instruct gushe detailed project proposal taike submit korble aro Taibra Chief Minister aro Delhi de taga concerned ministries ke loi jabo क्योंकि ये डिपार्टमेंट मेरे पास है, मैं इंचार्ज मिनिस्टर हूँ इस डिपार्टमेंट का। और जब सुबह ये मेरे पास आए, इन्होंने बताया, और जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमर अब्दुल्ला सरकार इस प्रोडक्ट को लेके और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को लेकर कितनी सीरियस है। और हम चाहते हैं कि ये हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम जो है ये पहचान है कश्मीर की। जम्मू में है बट ज़्यादा मेजॉरिटी जो है कश्मीर में है, तो लिहाजा हम चाहते हैं ये रिवाइव करें। और कुछ चीज़ें मेरे ऑफिसरान ने मुझे बताई हैं, कुछ चीज़ें इसमें करने की ज़रूरत है। कुछ मैं अपनी जो यहाँ के लोग हैं जिनसे मैं मिला हूँ, जो इस लाइन में हैं, उन्होंने कुछ अपने इश्यूज़ भी मुझे बताए हैं। तो लिहाजा मैंने इनको बोला, ऑफिसरान को बोला है कि ये चीज़ें मेरे पास ये ब्लैक एंड वाइट में लेके आएँ, मेरे को सामने प्रोसेस करें और जो मेरे से मदद हो सकेगी इसको करेंगे। तो लिहाजा मैंने इनको चीज़ और भी कह दी कि आप इसका एक पूरा डिटेल प्रोजेक्ट बनाएं और एक इसका ऐसा बनाएं कि हम इसको कोई ऑनरेबल सीएम साहब के सामने इसको प्रोजेक्ट कर सकें। और क्योंकि मैंने खुद भी महसूस किया है कि हम पहले जब यहाँ आते थे जम्मू कश्मीर में, तो सर्किट हाउस में काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग में, ऑनरेबल मिनिस्टर्स के घरों में ये जो कपड़े कुछ हैं जो हमारा हेरिटेज है, इनके पर्दे लगे हुए करते थे, बैग हुआ करते थे, कुछ हमारे टेबल शेबल ऐसे बने हुए करते थे, वो चीज़ें आज मिसिंग हैं। और इसमें हमारा जो आप हुए या हम हुए, हम सब का इसको मदद की
ज़रूरत है इस प्रोडक्ट्स को और इस हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट को अगर कश्मीर को बचाना है तो हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। और इनको खाली जैसे मैं आया और यहाँ से आपके साथ बात करके चला जाऊँ और आपने फ़ोटो खींच लिया, आपका अपना काम बन गया, मैंने बात कह दी, मेरा काम बन गया, ये काम बनने से बात नहीं चलेगी। इन लोगों को एक हमदर्दी की ज़रूरत है। अगर ये हमारा सरमाया है, हमारे बुजुर्गों का ये हेरिटेज है जो हमें उन्होंने विरासत में दिया है, इसको बचाने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों का भी, क्योंकि आज वो मीडिया नहीं है, आप सोशल मीडिया के लोग हैं और आज आपके लाखों लाख आपके व्यूवर्स हैं और देश और दुनिया में आप लोगों को देखा जाता है। आप भी इनको आराम से इनको कवर करें और इसकी एक एक चीज़ प्रोडक्ट को लेके बताएं दुनिया को, देश और लोगों को। थोड़ी सी बदकिस्मती है कि भाईसरन में होने के कारण थोड़ा टूरिस्ट कम हुआ है, लेकिन आज सुबह भी आप लोग काफ़ी सारे लोग हमें रेलवे स्टेशन में मिले। मैं और डॉक्टर फारूक साहब, मेरे लीडर फारूक अब्दुल्ला साहब, वो साथ थे, नासिर असलम वानी साहब और बाकी ऑनरेबल मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब साथ थे, इकट्ठे थे। आज माता के दरबार में भी गए थे और ट्रेन में भी आए और हमने ट्रेन में भी देखा कि टूरिस्ट आ रहा है और आना शुरू हो गया है। और उम्मीद करेंगे क्योंकि ये चीज़ें टूरिस्ट भी उसको पसंद करेगा और जब ये चीज़ें लोग लेके जाएंगे देश में और कई लोग बाहर से भी जो आएंगे, फॉरनर आएंगे, जब लेके जाएंगे इसकी मांग बढ़ेगी। तो लिहाजा मेरा आने का मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का और ख़ासकर कश्मीर का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जो है ये देश और दुनिया में जैसे पहले जाना जाता था उससे दुगनी रफ्तार से ये चले। और इन लोगों को जो ये अभी मैंने किसी को पूछा, मैंने कहा कितने टाइम लगता है आपको एक कनी शाल बनाने में, उसने कहा 1.5 साल लगता है। अगर 1.5 साल उसको लगता है और 1.5 साल के अगर देखें तो उसका प्राइस कितना है, उसको मिलता क्या है, ये चीज़ें सोचने की और गौर करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें हमें फैसले लेने की ज़रूरत है। लेकिन जितना भी आपको पता है कि हम यूटी में हैं, आप कितने बड़े फैसले हम ले सकते हैं, हम आपसे बोला हुआ नहीं है। लेकिन अगर एज ए पर्सन, एज ए इंसानियत के नाते और इनके लोगों के जो लोग ये बना रहे हैं, चाहे कन्नी शाल या पश्मीना या जो प्रोडक्ट ये लोग बना रहे हैं, देख के इनके चेहरों पे एक उम्मीद की किरण जब मेरे आने से जो इनको मैं वो फील कर रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरे से जितना हो सकेगा मैं करूँगा। और मैंने अपने ऑफिसर्स को भी कह दिया है कि आप प्रोजेक्ट बनाइए, अगर दिल्ली की ज़रूरत होगी हम दिल्ली में खुद जाएंगे और जहाँ भी वो स्किल मिनिस्ट्री है उनके से भी बात करेंगे और जो भी इनको हमसे बन सकेगा कोशिश करेंगे, क्योंकि 5 साल का मैंडेट हमारे पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं फिर आपसे कहूँगा, हम तो जो करेंगे, बट आप लोगों का, इन लोगों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सही मायने के इनकी मेहनत को अगर कोई बाहर ला सकता तो आप ला सकते हैं। सुरेंद्र जी, आपने भी आज वंदे मातरम में ट्रैवल किया, क्या आपको लगता है कि रिवाइवल होगा वंदे मातरम से टूरिज्म में? बहुत होगा। देखिए, ट्रेन एक ऐसी है जो सस्ती है। जैसे आप फ्लाइट्स हैं, वो थोड़ा सा रश बढ़े तो वो अपना रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन ट्रेन को तो फिक्स रेट है ना, वो फिक्स ही रहेगा चाहे रश बढ़े या ना बढ़े। तो इसलिए ट्रेन आने से, और हम उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी ये जम्मू से स्टार्ट हो, ताकि जम्मू से भी और फिर बाकी लोग भी इससे जुड़ें। और खाली अभी तो क्योंकि कटरा से है और जितना ज़्यादा ये दूरी तय करेगी वंदे भारत जो कश्मीर में आ रही है, और हम उम्मीद करेंगे ये उड़ी और लेह और करगिल के साथ जुड़े, ताकि सही मैंने फिर कश्मीर को और पूरे जम्मू कश्मीर को इस ट्रेन का फ़ायदा होगा। इसलिए जहाँ तक टूरिज्म का ताल्लुक है, ये हमारी बुनियाद है जम्मू कश्मीर की इकॉनमी का, तो ये इसका रिवाइव होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम सबको कोशिश करनी चाहिए, और जो लोग हमारे जो इन हालात ख़राब करने में हमेशा करते हैं, थोड़ा उनको भी समझना चाहिए कि भैया आप जो करते हो कभी सोचो उस अल्लाह के दरबार में, उस भगवान के दरबार में थोड़ा सोच के आप देखो कि ये जब ये चीज़ आप करते हो, ये नुकसान जम्मू कश्मीर का करते हो, जैसे आपने 22 सरन में किया, उससे कितने लोगों का रोजी रोटी उजड़ती है। तो उन लोगों को भी समझना चाहिए, यार इस गोली इस बंदूक से बड़ा देख लिया, बड़ा सफर तय हो गया, अब बंद करिए। बड़ा पानी झेलम के अंदर बह गया, दरिया चिनाब के अंदर, तवी के अंदर, रावी के अंदर पानी बह गया। अब ये चीज़ें, ये गोली बारूद रुकने चाहिए, बॉर्डरों पे भी हालात रुकने चाहिए, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये जो मसला है ये ख़त्म होना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग अमन में रहें, शांति में रहें, और हम लोग जीते हैं। अभी मकान बनाते हैं, फिर कोई ऐसा हो जाता है जिससे फिर हमें दोबारा मकान बनाने। जम्मू कश्मीर के लोग तो हम तो मकान बनाने में ही हमारे पहले बुजुर्गों की जिंदगियां निकल गई, आज हमारे साथ भी वही हो रहा है। तो इसलिए सबको समझना पड़ेगा अपनी अपनी जिम्मेदारी, और यही दुआ करेंगे कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हों, और जो लोग मंद बुद्धि के हैं, जो बार बार हालात खराब करते हैं, उनको मेरा रब अकल दे, और ताकि वो हमारी इकॉनमी को ना खत्म करें। थैंक यू। Delhi first time gane 2170 Nishna scientists kanpra farmers logo log paina agriculture aro crops laga opor de kotha kuri sheguna agriculture and farmer welfare
लगा यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान बरा कुशे पुराना सरकार बरा एग्रीकल्चर और फार्मर के भी सानाई हुलिबी इटा लगा चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता बरा कोटा करीना पहला स्कीम इग्नोर करे तो इटा बाबू कुशे अभी तो 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के बीच हमारी टीमें पहुंची हैं। अभियान अभी जारी है, कल तक चलेगा। गांव में भी अगर हम देखें तो लगभग 60,000 गांव हमारे लोग अभी तक जो कल तक के आंकड़े थे पहुंच चुके थे। और मैं पूरा प्रेस करके एक बार सब चीजें कंपाइल हम कर लें, जो नोडल अफसर राज्यों के वो पूरी रिपोर्ट, क्योंकि रोज की रिपोर्ट मंगा रहे हैं, उसके जो निष्कर्ष है, एक किसान को जानकारी देना, रिसर्च की, शोध की, अनुसंधान की, आधुनिक खेती की, टेक्नोलॉजी की, और दूसरे उनसे जो इनपुट मिल रहा है, उनसे जो जानकारी मिल रही है, उसके आधार पर हम रिसर्च की दिशा भी तय करेंगे कि किस चीज की जरूरत है। अभी अभियान चल रहा है, इसलिए मैं केवल अभी इतना कह सकता हूं कि पहली बार 2170 टीमें वैज्ञानिकों की गांव में उतरी, किसान के बीच गई, सार्थक संवाद किया, और हर जगह से 6-6 फोटो भेजते हैं एक कार्यक्रम के लिए। ये अपने आप में बड़ी बात है कि कृषि विभाग, वैज्ञानिक और कृषि विभाग राज्य के, केंद्र के दोनों, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज, केबीके, सब एक टीम के रूप में किसानों के बीच में गए और बहुत सार्थक चर्चा हुई। सर किसान चौपाल के दौरान तमाम किसानों ने मांग की थी कि दिल्ली को भी एक किसी राज्य का दर्जा दिया जाए। मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि पिछली सरकार ने, मैं कोई राजनीतिक बात अभियान में नहीं करता, लेकिन पिछली सरकार जो दिल्ली में थी उसने खेती किसानी को कुछ समझा ही नहीं। सारी योजनाएं मैं कह के थक गया, भाई दिल्ली के किसानों को इन योजना का लाभ दो। मैं नाम बता रहा हूं, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना आशा, इसके तहत ठीक दाम देने की योजना केंद्र सरकार की थी, दिल्ली में लागू नहीं हुई। मूल्य समर्थन योजना, कीमत घट जाए, वो यहाँ लागू होनी थी, दिल्ली में लागू नहीं हुई। एक मूल्य घाटा योजना, अगर कोई कीमत बहुत कम हो जाए तो, जैसे हरियाणा में बीज का अंतर, जितनी कीमत समर्थन मूल्य से कम होती सरकार दे देती है, वो दिल्ली में लागू नहीं हुई। एक MIS योजना है, बाजार हस्तक्षेप, वो यहाँ लागू नहीं हुई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के 9 घटक, किसी की बाइक की चाबी गुम हो गई है, वो 9 के 9 घटक ले लेगा अपनी बाइक की चाबी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि अगर किसी को ड्रिप इरिगेशन के लिए स्प्रिंकलर लेना है, माइक्रो इरिगेशन के लिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए ड्रिप लेना है। त्रिपुरा लगा टूरिज्म करने टांगर बूस्ट एक्टारे गवर्नमेंट प्रा कोमाटी डिस्ट्रिक्टे थाका डाम्बुर रिजर्वोयर सी प्लेन सर्विस दिबुले आसे इटु निमिते साउथ बेस एजेंसी एकटा फिजिबिलिटी स्टडी करले निमिते आहि आसे गुशे त्रिपुरा टूरिज्म मिनिस्टर सुशांत चौधरी ब्रागुशी टाकिन इटाबी इटु अबर कथा करेसे इटु लोडे गवर्नमेंट ब्रा स्टेट थाका सबसे पहिला रोपवे सर्विस सबरूम दे थाका लाटा डी एस्टेट थालिबले भावना करेसे इटु एकटा इको टूरिज्म डेस्टिनेशन करबले प्लान करेसे 2-3 years. Today we had 39 meeting of board of directors of Tripura Tourism Corporation took place, and in presence of all the officials, especially Secretary Tourism, Director Tourism, Principal Chief Conservator of Forest, Secretary Finance, Chief Engineer PWD, the members other they were present, and various decisions have been taken to be implemented in the coming times. We had an elaborate discussion in presence of all the officials, and everybody has opined that Tripura has got huge potential when it comes to development of tourism infrastructure and attracting people by showcasing the beauty, the natural beauty of our state outside the state as well as the country. So in that direction, in order to achieve the desired goal in tourism sector, we are working hand to hand with various line departments under the leadership of our Honorable Chief Minister, Professor Dr. Manik Shah, and under the stewardship, able stewardship of our Honorable Prime Minister, Narendra Modi ji. So in the coming times, we are of the firm conviction that the projects
which we have undertaken to be implemented in the coming times will be completed within the stipulated period of time, and Tripura tourism will be one of the in the best part, I mean, in the next few years, and we'll be able to showcase our state in terms of natural tourism, in terms of adventure tourism, spiritual tourism outside the state as well as the country. The total money amount that, and how for the footfall in one of the prime sector, but that present scenario, has it reduced or increased overall? See, the political turmoil in Bangladesh has been one of the impediments when it comes to the tourist footfall in our state. Nobody is denying the fact that after the political turmoil in Bangladesh, tourist footfall from that particular country has drastically gone down. But in spite of that, in the latest report which we have been submitted before us, it shows that the domestic tourist footfall has significantly gone up in the higher side. Last year it was around 6,70,000, and this time it has crossed 7,50,000, with significant increase in the revenue this thing also. So this is quite very inspiring for all of us, and we get the impetus out of it, and we are very much hopeful that in the coming times, once the infrastructure will take its shape fully, the Tripura tourism will be able to earn or attract more and more people from outside the state as well as outside the country. Total project cost going on? It would be more than 350 crore. Sir, In collaboration with Government of India under Swadesh Darshan scheme as well as Asian Development Bank. Sir, you were planning on bringing seaplane in Tripura. What is the development? See, it is in the very discussion level, and whatever reports we have gathered, that one agency, they have been awarded with few destinations in South India, and very shortly they will make a visit to see the feasibility and make a study over here at Dumbur water body, and after their arrival only we will be in a position to take a call on that. But we are very hopeful that these people have also expressed their keen interest to select Dumbur as one of their destinations, and it will fully depend upon Government of India whether to go with the concept or not. But we are very much hopeful that in the coming times we will be able to start this concept. There is a planning to set up a ropeway system in Udaipur and other places. Not Udaipur. We had a discussion on that. That project which will come up at Ludhwa tea estate. I mean, that area comes under tourism department only. I personally made a visit along with the other officials of tourism department few days back, and that we have decided that that ropeway project will come up there in Ludhwa as a case study to start up with. Patla House demolition laga mamla upode AAPM MLA Amanla Pra Khanbra Gushigi division bench pra din pitore affected parties pra nijor writ file kurle humoi dishe 1971 bra manukan thagiase idu laga jagade aro achanak ahina authorities kan koina PM Ute scheme pra alak kurijado thik nai koina MLA pra guishe. सर, आज ये आपने एक PIL लगाई हुई थी जो बाटला हाउस में जो डेमोलिशन ड्राइव चल रही है उसको लेकर के संबोधित करते हुए ये PIL थी, आज क्या हुआ कोर्ट में उसके बारे में? देखिए, PIL में 3 दिन का जो है आज जो है डिवीजन बेंच ने टाइम दिया है। जो भी लोग हैं जिनके नोटिस लगे हैं, जो इफेक्टेड पार्टीज हैं, वो 3 दिन के अंदर सारे के सारे जो है अपनी जो है वो रिट फाइल कर सकते हैं इंडिविजुअल, और हमने जो अपनी PIL है वो विड्रॉ की है इसी कंडीशन पे कि वो सब उसमें जो है अब जाएंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि भाई जिस तरह से DDA का रवैया रहा है, ये पूरे पार्ट को लेकर के जो जिसने कंटेम्प्ट लगाया था वो भी 279 में आता है। उसको ये कहते हैं कि वो PM उदय का पार्ट है और बाकी PM उदय के पार्ट क्यों नहीं है। जैसे ये कहते हैं कि टोटल 279 जो खसरा है वो 34 बीघे का खसरा है, बाकी इधर चला गया उधर चला गया। 9 बीघे ऐसा है जो हैवी बिल्डअप एरिया है या उसके ऊपर ये इंक्रोचमेंट दिखाते हैं। अब उसमें से 5 बीघा कह रहे हैं कि ये PM उदय का पार्ट है, यानी कि अनऑथराइज का पार्ट है, और 4 बीघे अनऑथराइज का पार्ट नहीं है। वो क्यों नहीं है भाई? आपने उसको PM उदय से बाहर कैसे निकाल दिया, जबकि सबसे जहां से अनऑथराइज इलाका शुरू होता है ये इलाका वो है मुरादी रोड,
उसके बिल्कुल बराबर में जो है मेन बटला हाउस है। मुरादी रोड जो है ऑथराइज में आता है। मुरादी रोड के बिल्कुल जहां से स्टार्टिंग होती है वहां से अनऑथराइज शुरू होता है और तकरीबन 71, 72, 73, 80, 80 से 70 के बाद से लोग वहां रह रहे हैं। 50 साल 54 साल वहां लोगों को हो गए। आपने अचानक उसको अनऑथराइज से अलग कर दिया, अचानक जो है आपने पीएम उदय से अलग कर दिया। मेरी ये समझ में आता जो जीएनसीटी एक्ट है, जीएनसीटी एक्ट में 2014 से लेकर 2026 तक वो एरिया तो वहीं था, वो उसमें कवर्ड क्यों नहीं होता? तो ये जिस तरह से डीडीए इस पूरे इलाके को डेमोलिशन करना चाहती है वो मेरी समझ से बाहर है। रेखा गुप्ता जी कह रही है कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन उनके वकील आकर के यहां तोड़ने की बातें करते हैं, यहां मुखालफत करते हैं। भाई अगर आप इनको नहीं उजाड़ना चाहते तो मेरी समझ में नहीं आता। भाई अगर जो पीएम उदय में, अब ये खुद बताएं डीडीए वाले कि 5 बीघा इसी खसरा में से पीएम उदय में कैसे आ गया, 4 बीघी बाहर कैसे हो गया, 5 बीघा जो है अनऑथराइज रेगुलाइज में कैसे आ गया, 4 बीघा बाहर कैसे हो गया। तो ऐसे थोड़ी है कि एक घर आ गया, एक घर नहीं आया, एक घर आ गया, एक घर नहीं आया। तो ये जिस तरह से इन लोगों ने डिमार्केशन की है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और हम लोग इसीलिए मैंने विड्रॉ किया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके डिमार्केशन को चैलेंज करूंगा और किस तरह से इन लोगों ने पीएम उदय में कुछ एरिया को रखा है 279 के, कुछ एरिया को नहीं रखा, ये मैं चैलेंज करूंगा। 27 जो जीएनसीटी एक्ट है 2014 से 2026 तक पार्लियामेंट का एक्ट है, उससे इसको बाहर कैसे किया, अनऑथराइज का वो पार्ट है उससे कैसे बाहर किया, क्योंकि मैं वहां एमएलए हूं और हमेशा से मैं उस इलाके को डेवलप करता रहा हूं, एमएलए लेड फंड से भी, अनऑथराइज कॉलोनी के पार्ट पैसे से भी, और मैं उसको हमेशा करता रहा हूं। तो ये गलत है और ये बिल्कुल पूरी तरह से बटला हाउस को तोड़ना चाहते हैं और इसके पीछे डीडीए और बीजेपी की हुकूमत पूरी तरह से लगी हुई है। डीडीए की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको कंप्लाई कर रहे हैं और इसीलिए नोटिस जो है वो लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट और 15 दिन का समय भी जो मौके। भाई आप ये बताइए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए इस नोटिस को लेकर के, जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने वैकेशन बेंच ने इसको जो है खुद जो है लगाया है, उसके अंदर जो इसके अंदर बेंच सुन रही है रेगुलर बेंच के अंदर लगाया जो 15 जुलाई तक है। तो उसको ये सब्र नहीं हो रहा इन लोगों से, तोड़ने पे लगे हुए हैं। भाई ये लोग एक आशियाना बनाने में जमाना लगता है। जिन लोगों के घर वो टूटने वाले हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं, उनसे पूछिए ना, उनकी तकलीफ को जानिए। और जो लोग 70 से रह रहा है, अचानक आप उसको कहते हो कि आप अनऑथराइज का पार्ट नहीं हो, अचानक आप उसको कहते हो कि आप पीएम उदय का पार्ट नहीं हो। कुछ एक घर पीएम उदय का पार्ट है, वही आदमी जिसने कंटेम्प्ट लगाई मतलूब, वो भी 279 के अंदर आता है, लेकिन उसका घर पीएम उदय में है, उसको बचा दिया, उस पर नोटिस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वो इनसे मिलकर के उसने सेटिंग करके उसने जो कंटेम्प्ट लगाई थी, जिसका ये उसको फैज दे रहे हैं, फायदा दे रही है बीजेपी। सर क्या स्टे है या ठीक है, 3 दिन का टाइम दिया है कि 3 दिन तक वो पूछ रहे थे उससे कि भाई आप ये इंश्योरेंस तो दे के जाओ कि 3 दिन तक आप डेमोलिशन नहीं करोगे। तो डीडीए की जो वकील है वो 3 दिन भी नहीं दे रही थी वहां। आपने भी सुना, वहां सारे लोग थे, वो 3 दिन देने को तैयार नहीं, उनका तो बस नहीं चल रहा, नहीं तो रातों रात तोड़ दें। अब तो डिवीजन बेंच ने कहा है कि 3 वर्किंग डेज में सारे लोग, जो लोग भी इफेक्टेड हैं, जिनके नोटिस लगे हैं, वो किसी भी कोर्ट में आ सकते हैं, उनको आजादी है। अपने जो डेमोलिशन के जो नोटिस लगे हैं उसको वो चैलेंज कर सकते हैं। तो क्या कोई कोर्ट में स्टे लगाया है, कोर्ट की तरफ से कोई स्टे लगाया गया है डेमोलिशन ड्राइव पे या नहीं? उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि जाहिर सी बात है 3 दिन का वक्त तो तमाम एजेंसीज देंगी, ऐसा तो नहीं है। जब कोर्ट ने कहा है कि 3 वर्किंग डेज में अपना सारी जो एप्लीकेशन, हम तो स्टे के खिलाफ, उसके डेमोलिशन के खिलाफ ही तो आए थे, तो मान के चलिए कि ये 3 दिन तो हैं। कांग्रेस पार्टी पर जुआगली पीएम मोदी के सवाल हुदिशे की इत्यादो 7 पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस कुनखान पहाड़ देश जाइना ऑपरेशन सिंधु लगा ऊपर सफाई दिशे एटुहान के लोकपा बिचे मुनसुन सेशन दे पोस्ट पहलगाम सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस लगा ऊपर फुल टिपे थगिबो नानाई मीडिया लोडे कुटागुरामय कांग्रेस लीडर जयराम रमेश्वरा पीएम मोदी गणे चर्चा सवाल रखिचे पीएम ब्रा इतिहासो पॉलिटिकल पार्टी लगा लीडर्स खान के लोक पावना नाय पार्लियामेंट मॉनसून सेशन दे पहलगाम अटैक ऊपर फुल डिबेट थगिबोना नाय और पहलगाम लगा हादसादे टेररिस्ट खान इन्वॉल्व हुआदो जस्टिस दिबोना नाय और कारगिल रिव्यू कमिटी निशना ग्रुप खान पनावना नाय ऑपरेशन सिंधुला खुलासा करले कुना हुदिशे। ये भारत का प्रयास नहीं, प्रधानमंत्री का मिलना तो वास्तविक था, होना ही था। जो 7 प्रतिनिधिमंडल गए थे, करीब 32 देशों को भेजा गया था, तो उनका मिलना वापस आने के बाद प्रधानमंत्री से मिलना वास्तविक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर प्रधानमंत्री की मुलाकात तो हो गई है, पर 4 सवाल जो हम बार बार पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से, उनका जवाब तो अभी तक नहीं आया है। और इस मुलाकात के बाद वो 4 सवाल और भी महत्व रखते हैं। पहला सवाल है कि आपने सांसदों से तो मिल लिया, 50 सांसदों से मिल लिया जिनको आपने बाहर के देशों में भेजा था,
राष्ट्रीय हित में। पर कब आप सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, कब आप विपक्षी पार्टियों की जो नेता हैं, लीडर हैं, एमपी नहीं लीडर हैं ऑपोजिशन पार्टी के दलों के, उनसे आप कब बातचीत करेंगे, उनको आप कब विश्वास में लेंगे? और जो मुद्दे उठे हैं पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उस पर कब बातचीत करेंगे? तो पहला सवाल यह है कि 2 सर्वदलीय बैठक तो हो गए, दोनों में आप मौजूद नहीं थे। क्या आप कष्ट करेंगे अब सांसदों से मिलने के बाद कि दल के नेताओं से भी आप मिलें और उनको विश्वास में लें? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, सारी इंडिया पार्टी ने मांग की थी कि एक पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाए ताकि इस गंभीर चुनौतियां जहाँ उस पर चर्चा हो, विदेश नीति को लेकर, कूटनीति को लेकर, सुरक्षा मामलों को लेकर। सिंदूर पर नहीं, क्योंकि वो एक मिलिट्री मामला है, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो सकता। पर जो राजनीतिक मुद्दे हैं, कूटनीतिक मुद्दे हैं, सुरक्षा नीति से जुड़े हुए जो हैं, उन पर जो मुद्दे हैं, हमने विशेष सत्र की मांग की थी, वो तो आपने स्वीकारा नहीं और 21 जुलाई को आपने पार्लियामेंट का सत्र बुलाया है। क्या आप कहेंगे स्पष्ट तरीके से कि उस सत्र में 2 दिन के लिए सुरक्षा को लेकर, सिंदूर को लेकर, पहलगाम को लेकर, चीन को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों को लेकर, क्या 2 दिन की चर्चा आप कराएंगे? ये आश्वासन दीजिए। ये हमारा दूसरा सवाल है कि क्या आप मॉनसून सत्र, विशेष सत्र छोड़िए, मॉनसून सत्र में क्या 2 दिन की चर्चा आप करवाएंगे? तीसरा हमारा यह सवाल है कि कारगिल सुरक्षा समिति बिठाई गई थी हमारे जयशंकर जी के पिताजी के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में जुलाई 29, 1999 को, कारगिल युद्ध के बाद 3 दिन हुए थे। और उस समिति ने बहुत गहरा विश्लेषण किया, अध्ययन किया, सिफारिशें दी। पार्लियामेंट में 23 फरवरी सन 2000 को पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट पेश किया गया। हालांकि उसमें से कुछ भाग नहीं थे उस रिपोर्ट में, और ऐसा ठीक है क्योंकि कुछ ऐसी गुप्त बातें हैं, गोपनीय बातें हैं, संवेदनशील मामले हैं, उस पर रिपोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं थी। पर फिर भी वो रिपोर्ट पेश किया गया 23 फरवरी सन 2000 को। क्या आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CDS ने जो खुलासे किए हैं, सिंगापुर में जो मुद्दे उठे हैं, जो जनता सवाल उठा रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं, दुनिया भर में ये सवाल उठ रहा है, हमारे देश में सवाल उठ रहा है, क्या एक समिति का गठन करेंगे, विश्लेषण होगा और रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होगा कभी 6 महीने बाद, 7 महीने बाद? और जो नई नई चुनौतियां हैं, पाकिस्तान और चीन के बीच में जो फ्यूजन हो गया है, जो गठबंधन हो गया है, जुगलबंदी हो गया है, उसको लेकर जो चुनौतियां हैं, एक चेतावनी भी है और चुनौती भी है, उस पर क्या विश्लेषण होगा? ये हमारा तीसरा सवाल। और चौथा सवाल यह है कि पहलगाम के आतंकवादी थे, जो पहलगाम पर क्रूर हमला किया था, वो आज तक न्याय के कटघरे में नहीं आए। कब होगा वो? क्योंकि वो पूंछ के लिए जिम्मेदार थे 23 दिसंबर 2023 में, गुलमर्ग में जिम्मेदार थे अक्टूबर 2024 में, गगनगीर में जिम्मेदार थे आतंकवादी हमले के लिए अक्टूबर 2014 में, और अभी अप्रैल 2025 में पहलगाम में वो जिम्मेदार थे। कब वो न्याय के कटघरे में लाए जाएंगे? ये सवाल, ये 4 हमारे सवाल हैं। आप सांसदों से मिल लिया, अच्छा है, पर ये जो सवाल हैं, 4 सवाल, इसका जवाब देने का तो कष्ट कीजिए। बिशी असुरित खबर पाइसे असम गाचर डिस्ट्रिक्ट लगा सीतागुंड पोस्टी दे रतनकाल कोइना मोटाई चुनब्रा निचो लगा माइकी मीनाकाल के तावरा कोलाका डिडिशन टाइडिजन माजुदे चागरा कुरा हुमेदे आई विटनेस राजनाई दिया हिसाब दे मोटाब्रा डाला माइकी के मुराई दिया बिचदे तदे खरा गुरी थाकिसे इदु इंसिडेंट लगा खबरदो तोलाई पुलिस स्टेशन लगा कुलेंद्रा हाजुरी ऑफिसर इंचार्ज लोगो जनाई दिया दे टाइकनब्रा आहिना मोटा लुइना जाइसे इदु केस सगा पोडे इन्वेस्टिगेशन जाइसे आरो माइकिला बॉडी दो सिलचर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दे पोस्टमार्टम गने पठाई दिसुना मजिस्ट्रेट बगोसे।
মই এৰাউণ্ড 10:30 মানত এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ দোষী ঢলাইৰ পৰা যে আমাৰ ইয়াতে সীতাকুণ্ড বুংগা তাতে ইয়াতে এটা মানে মাৰ্ডাৰ হৈছে বুলি এজন লেডিগৰাকী মাৰ্ডাৰ হৈছে তো ইয়াতে মই স্পটত আহিলোঁ অহাৰ পিছত মই দেখিলোঁ যে উইটনেছ এণ্ড পুলিচ পাৰ্চনেল OC আৰু যোনবোৰ ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট আছে সিহঁতৰ চবৰ উইটনেছ মতে যে ইয়াতে দেখা গৈছে যে হাজবেণ্ডে এই ডিজিজড লেডিজনক উইথ মেচিট মানে এইটো কৰিছে এটেক কৰিছে দাও এটা দি পেলাই তো আৰু তেখেতৰ স্পট ডেড পোৱা গৈছে স্পটত চ' এজ পাৰ দ্য ফিজিকেল এক্সামিনেশ্যন মই ইনকুৱেষ্টটো কৰিলোঁ এণ্ড আমি এতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ পষ্টমৰ্টেমক পঠোৱাৰ কাৰণে SMCH বডিটো পঠাই আছোঁ আৰু হাজবেণ্ডক অলৰেডি পুলিচে কাষ্টডিত ল'লে চ' ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন উইল ফ'ল' ঠিক আছে এতিয়া ইমান আছে চাইটিক বি হৰ্ণবিল TV